Hello, hopefully you are doing well. So today we are going to discuss pointing vector. Explain pointing vector and prove that, pointing theorem and prove that pointing vector, equation of pointing vector. So we will first prove the pointing theorem and then we will go for pointing vector, right? So here we are going to cover two things. First is pointing theorem and the other one is pointing vector. Solution. पॉइंटिंग थ्योरम ये जो इसकी स्टेटमेंट है ये मैं आपको लास्ट में जब मेरे पास प्रूफ हो जाएगा ना तब मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको ये सही से समझ आए। तो इसको आगे से लेके चलते हैं। वर्क डन टू बिल्ड अप द इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, बेसिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्डअप करना है तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। W is equal to epsilon naught over 2 इंटीग्रल E स्क्वायर d टॉस। वर्क डन टू बिल्ड अप द मैग्नेटिक फील्ड अगर बिल्डअप करना है तो हमारे पास वर्क हमें कितना करना पड़ेगा। डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन म्यू नॉट बी स्क्वायर डी टॉप। तो अब इसका मतलब टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड will be the sum of these two, right? 1/2 epsilon naught E square plus 1/mu naught B square d tau. Equation number 3. सो टोटल एनर्जी अगर मैं डी टाउ को इधर जाके डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसको मैं यू से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ या आप चाहें तो WeV डिवाइडेड बाई डी टॉ भी लिख सकते हैं क्योंकि इन टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये चीज़ यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे। सपोज वी हैव सम चार्ज एंड करंट कन्फिग्रेशन। फर्स्ट करेंगे हमारे पास कुछ चार्ज कन्फिग्रेशन है, कोई करंट कन्फिग्रेशन है विच एट अ टाइम t प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, चार्ज कन्फिग्रेशन होती है ना, स्टैटिक चार्ज कन्फिग्रेशन, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जबकि करंट कन्फिग्रेशन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इन द नेक्स्ट इंस्टेंट d tau चार्ज मूव अराउंड द पिट। अब कुछ देर बाद अगर हम टी टाइम गुजरता है और फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम और गुजरता है तो उसको हम डी टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज जो है वो थोड़ा सा मूव करता है। जब चार्ज मूव करेगा तो हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दीज चार्जेस इन द इंटरवल डी टॉ। ये जो चार्ज ने मूव किया है तो इस पर कितना वर्क जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ने परफॉर्म किया इन द इंटरवल डी टॉ। उसको हमने फाइंड आउट करने के लिए हम लॉरेंस फोर्स का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। द वर्क डन ऑन द चार्ज इज गिवन बाय एफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एल, राइट। एफ हमारे पास लॉरेंस फोर्स क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी डॉट वी इंटू डी टी। ये वी इंटू डी टी कहाँ से आया है, ये डी एल एस इज इक्वल टू वी टी, राइट। तो डी एल इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। मैग्नेटिक फील्ड डू नो वर्क, मैग्नेटिक फील्ड कोई बात नहीं करती है, मैग्नेटिक फील्ड डू नो वर्क। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं वर्क करती है, क्योंकि जब आप इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, फिर तो ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डू नो वर्क। तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, क्यू ई वी इंटू डी टी, राइट। इन टर्म ऑफ द चार्ज एंड करंट डेंसिटीज, अगर मैं इस इक्वेशन को चार्ज और करंट डेंसिटीज की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इस Q को रिप्लेस कर दूंगी रो इंटू डी टॉस से। मैं रिप्लेस कर सकती हूँ इसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, राइट। और जब मैं बस आगे इसको सॉल्व करने के बाद एक बनेगा रो वी फैक्टर, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगी करंट डेंसिटी से, J से। सो रेट एट विच वर्क इज डन ऑन ऑल द चार्जेस इन अ वॉल्यूम V इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने Q की जगह पर क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, रो इंटू डी टॉ, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पर चेंज आया है। अब ये जो डी टी है ना, डी टी, इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड कर दें और रो इंटू वी डॉट ई, रो वी डॉट ई इंटू डीटा। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, सो ई डॉट वी आर वी डॉट ई, इट डजेंट मैटर, राइट। dw over dt इज इक्वल टू रो वी, हमारे पास क्या है, रो वी
जे के इक्वल है, करंट डेंसिटी के इक्वल, राइट। यहाँ पर मैंने आपको कहा है इंटू डी टॉ। ये जो डी टॉ है इसको मैंने यहाँ पर बाय ब्रैकेट के लिख दिया है। हमने कहा है कि इसको हमने इन अ वॉल्यूम वी सॉल्व करना है, तो हम इस पर इंटीग्रल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी। इसका क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दे दें। एविडेंटली ई डॉट जे इज अ वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। ई डॉट जे एक्चुअली क्या है? वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। ये ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वर्क डन पर यूनिट टाइम, हमें तो ई डॉट जे की डायमेंशन चाहिए ना, तो डी टॉट को इधर डिवाइड करो तो ये वॉल्यूम को शो कर रहा है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। वी कैन एक्सप्रेस द क्वांटिटी इन टर्म ऑफ द फील्ड अलोंग यूजिंग एम्पेयर मैक्सवेल लॉ टू एलिमिनेट जे। अब इसमें हमने जे को एलिमिनेट करना है, तो हम यहाँ पर एम्पेयर मैक्सवेल लॉ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जे, हमारे पास 1/μ0 कर्ल ऑफ बी माइनस एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी के इक्वल है। अगर यहाँ पर मैं इसमें ई को एज ए डॉट प्रोडक्ट ले लूँ, तो ई डॉट जे इज इक्वल टू 1/μ0 ई डॉट कर्ल ऑफ बी माइनस एप्सिलॉन नॉट ई डॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। इक्वेशन नंबर 6, राइट। यहाँ पर भी ई डॉट आ गया, यहाँ पर भी ई डॉट आ गया। यहाँ पे ये जो हमारे पास ये चीज़ है ना, इसको हमने फाइंड आउट करना है। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे थर्ड प्रोडक्ट सिक्स प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हूँ, यानी डेल डॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई डॉट कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मुझे क्या चाहिए? ये चीज़ चाहिए, तो मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर देती हूँ और इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इनकी जो मैं रिप्लेस करूँगी तो मेरे पास इस तरह से बन जाएगा। हमने मैक्सवेल इक्वेशन में हम इस तरह पढ़ चुके, सॉरी फेराडे लॉ से हमने पढ़ा है कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, राइट। तो यहाँ पर कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या पुट कर सकती हूँ? माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी डॉट पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी माइनस डेल डॉट ई क्रॉस बी। जो हमारे पास पार्शियल और पार्शियल टी ई डॉट ई होता है, इसका मैं डॉट पर, अगर मैं इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करूँ, तो मेरे पास यहाँ पर एक दफ़ा इस ई को मैं बाहर रखूँगी और एक दफ़ा इस ई को बाहर रखूँगी और इस तरह से आ जाएगा। ये है तो सिमिलर है ना। अगर मैं यहाँ से ई को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास टू ये दो बन जाएंगे, है ना, ऐड होके, तो ये आ जाएगा। इसी तरह मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, ठीक है, सिर्फ इस चीज़ की ना, तो यहाँ पर 2 डिवाइड हो जाएगा ना। और सिमिलरली मैं ये जो ये मैंने सॉल्व किया है ना, ये मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, एक्चुअली मुझे मैग्नेटिक फील्ड के लिए चाहिए था, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसको एज इट इज़ लिख लूँगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ये सेम आएगा और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी सेम। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर आई में पुट करूँ, इक्वेशन नंबर आई में, तो यहाँ पर मेरे पास कैसे हो जाएगी ये इक्वेशन नंबर आई, ये हमारे पास इक्वेशन है ना, ये हमारे पास चेंज होके इस तरह से आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन म्यू नॉट पार्शियल पार्शियल टी बी स्क्वायर माइनस 1/म्यू नॉट डेल डॉट ई क्रॉस बी माइनस एप्सिलॉन नॉट ओवर 2 पार्शियल पार्शियल टी इंटू ई, राइट। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? इनमें से इन दो टर्म्स में फर्स्ट और थर्ड टर्म में से हम 1/-1/2 पार्शियल और पार्शियल टी, और यहाँ पर बाकी की चीज़ें इस तरह से अंदर आ जाएंगी जब हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। ये टर्म वैसे ही आ जाएगी। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 5। इसको इक्वेशन नंबर 5 में पुट करें। इक्वेशन नंबर 5 में जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 क्या थी? इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 5 है ना। तो यहाँ पर ई डॉट जे की हम वैल्यू, हमने ये सारा प्रोसेस क्यों किया? हम जे को एलिमिनेट करना चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारी इक्वेशन में जे ना आए, तो हमने ये सारा करने के लिए ये यहाँ पर ये सारा प्रोसेस किया है। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू ये चीज़ आ गई है। अब मैं यहाँ पर ना इसका जो इंटीग्रल है अलग अलग करके लिख देती हूँ, सही है। और ये जो है
बाकी सारा कुछ वैसे ही है। हाँ, यहाँ पे मैंने डाइवर्जेंस थ्योरम लगाया है और ये चीज़ वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो गया है। डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे पास क्या था, जो वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता है। द न्यू टर्म इन द इक्वेशन, ये तो चलो पहले से ही थी ना हमारे पास, हमने ये टर्म ही फाइंड किए हैं, बट अगर आप देखें तो डी डब्ल्यू ओवर डी टी की ना इक्वेशन जो आई थी वो सेम टू सेम ऐसे ही है, लेकिन हमारे पास एक न्यू टर्म की एडिशन हुई है जब हमने ई डॉट जे को सॉल्व किया है। तो ये जो न्यू टर्म आई है ना, इसको हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। एस इज इक्वल टू वन ओवर म्यू नॉट ई कर बी, ई क्रॉस बी। इक्वेशन नंबर 7 जो है उसको हम फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास सिंपल टर्म थी। फर्स्ट टर्म जो है वो सिंपल, हमारे पास वर्क डन है इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, राइट, वर्क डन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर की टर्म है। दिस इज द पॉइंटिंग थ्योरम, इट इज़ अ वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम आपने क्लासिकल मैकेनिक्स का भी पढ़ रखा होगा। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है इंटीग्रल में, इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द फील्ड। फर्स्ट टर्म जो है वो एनर्जी स्टोर्ड है, जो फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो रही है एनर्जी। सेकेंड टर्म जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द वी, यानी पॉइंटिंग वेक्टर हमारे पास क्या शो कर रहा है, एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द वी। Energy per unit time per unit area transported by the field is called Poynting vector। जो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, एक यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में, और इन 1 मीटर के एरिया में से, उसको हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। ये हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर है। ओके, मैं अब आपको ऊपर जाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास दोबारा से एक दफ़ा ये चीज़ देखें, थ्योरम, सॉरी, ये हमारे पास थ्योरम है ना, पॉइंटिंग थ्योरम। तो यहाँ पे ये वर्क डन इन द फील्ड, ठीक है, वर्क डन इन द फील्ड और वर्क डन फॉर एनर्जी ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द फील्ड या आउट ऑफ वी। इसकी डेफिनेशन जो थी वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाए वहाँ पर। सॉरी, pointing vector. Pointing theorem says that the work done on the charge by electromagnetic force is equal to the decrease in energy, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहे थे ना, इस वजह से वो डिक्रीज इन एनर्जी कह रहे हैं, रिमेनिंग इन द फील्ड। हमने कहा था स्टोर्ड एनर्जी है ना फर्स्ट टर्म, तो रिमेनिंग इन द फील्ड लेस द एनर्जी, अब फिर नेगेटिव साइन था, तो लेस द एनर्जी दैट फ्लोड आउट, जो बाहर निकल जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है थ्रू द सरफेस, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।